फ्रेंड्स, 14 अगस्त 1947 को भारत का बंटवारा हो गया और दो देश भारत और पाकिस्तान बने। प्रश्न उठता है कि इसकी बीज कहां बोई गई थी, कब बोई गई थी? सांप्रदायिकता की लड़ाई के कारण ये जो दो देश बटे, ये सांप्रदायिकता की बीज कहां बोई गई थी? इस वीडियो में मैं आपको उसी की बात बताने जा रहा हूं, यानी कि 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के भी नाम से जाना जाता है, मैं आज आपको इस वीडियो में चर्चा करने वाला हूं। फ्रेंड्स, इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने आपको 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में बताया था। उसके असंतोष के कारण ही ये 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट आया। ये अंग्रेज थे ना, ये भीतर से बहुत शातिर थे। ये जब भी कोई एक्ट लेकर के आते थे तो उसमें उसका मकसद सिर्फ यही होता था कि ये तात्कालिक परिस्थितियों को दबाना चाहते थे, कुछ देना इनका मकसद नहीं होता था। वही हुआ था 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट में। तब फिर जाकर के 1909 का ये इंडियन काउंसिल एक्ट लाना पड़ा। फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊंगा क्या क्या इसके असंतोष के कारण थे और क्यों ये इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 लाया गया था, इसके क्या क्या कारण थे, और मैं इसमें इसके प्रावधानों को बताऊंगा, क्या क्या प्रावधान किए गए थे। इसका मूल्यांकन भी करेंगे हम लोग इस वीडियो में। इसके पीछे वाले वीडियो में मैंने सभी एक्ट को बारी बारी से आपको बताया है। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर और बेल आइकन को दबा दीजिएगा, ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके और आप सबसे पहले मेरे आने वाले वीडियो को देख सके। शेयर और लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए आज शुरू करते हैं 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। साथ ही इसे क्या कहा जाता है? मार्ले मिंटो सुधार। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के बाद हर किसी को अगले इंडियन काउंसिल एक्ट का इंतजार था, जिसे ब्रिटिश पार्लियामेंट ने 1909 ईस्वी में पारित कर दिया। यह ब्रिटिश इंडिया कहने का मतलब कि जो इंडिया था वो ब्रिटिशों का था, इसलिए मैंने यहाँ पर ब्रिटिश इंडिया लिखा। यह ब्रिटिश इंडिया में सेल्फ गवर्न्ड रूलिंग सिस्टम स्थापित करने के लक्ष्य से पारित किया गया था। तीसरा, इसका जो अगर परिभाषित करें तो इसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस समय मार्ले भारत के राज्य सचिव तथा लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय थे। इन्हीं दोनों के नाम पर इसका नाम मार्ले मिंटो सुधार नाम दिया गया था, इन्हीं दोनों के नाम पर। अब मैं आपको इसके भारत परिषद अधिनियम यानी इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के पारित होने के पीछे क्या क्या कारण थे, इसकी चर्चा करने वाला हूं। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 को पारित होने के पीछे जो महत्वपूर्ण कारण था, उसमें पहला था इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 के सुधार से लोगों में असंतोष था, क्योंकि ये भारतीयों की आकांक्षा की पूर्ति इससे नहीं हो पाई थी। हर बार यही होता था, भारतीयों की आकांक्षा की पूर्ति नहीं हो पाती थी। यह केवल एक वाद विवाद का स्थल बन गया के रह गया था। सरकार के निर्णयों पर उसका कोई प्रभाव सिर्फ नाम मात्र का पड़ता था। निर्वाचन की जो व्यवस्था थी ना, वो भी एक दिखावा मात्र थी। परिषदों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्य भी जो थे, वो सिर्फ आपके आंसू पोंछ सकते थे और कुछ नहीं कर सकते थे, और उनको कुछ अधिकार ही नहीं दिया गया था।
और परिषदों के कार्य और जो अधिकार थे उस पर भी अनेक प्रकार के प्रतिबंध लगाए हुए गए थे। इसी ये जितने भी आप जो त्रुटि देख रहे हैं ना, इन सब त्रुटियों के कारण ही भारतीयों में बहुत निराशा हुई थी। अब जो है दूसरा महत्वपूर्ण कारण वो है नेशनल डिजास्टर का प्रभाव, क्योंकि 1896-97 का जो अकाल आया था वो बहुत ही विस्तृत था, बहुत भयानक था, जिससे हजारों लोगों की मौत हो गई थी। बंबई में अनावृष्टि हो, जिससे बहुत जबरदस्त अकाल पड़ा था मुंबई में। सरकार द्वारा जनता के लिए उठाए गए कदम बहुत ही तुच्छ थे। मतलब जो जनता के लिए वो कदम उठाए जाते थे ना, सिर्फ वो खाना पूर्ति होती थी। इससे जनता में असंतोष आना स्वाभाविक था। नेशनल डिजास्टर के समय अगर देखते हैं, आज के समय में सारा जो तंत्र है वो पीछे लग जाता है और यहाँ इस तरह से व्यवहार किया जाता था जैसे कोई बाहर वाले से होता है और जैसे दुश्मनों से होता है, उस तरह की बातें होती थी। ठीक है, इस सब नीतियों के कारण जनता में बहुत ज़्यादा दुख का व्याप्त हुआ, मतलब दुख बढ़ा। भारतीयों में अंग्रेजी शासन के विरुद्ध और मतलब असंतोष फैला। इससे मतलब क्या हुआ कि इतना ज़्यादा असंतोष फैला कि लोग क्रांतिकारी भावना अपनाने लगे और उस समय एक प्लेग कमिश्नर थे, उनको गोली मार दी गई थी। अब तीसरा जो है वो कर्जन की प्रतिक्रियावादी नीति। लॉर्ड कर्जन की जो साम्राज्यवादी व कठोर नीति थी ना, उसमें आग में तेल का काम किया। इससे बुद्धिजीवी लोगों में विदेशी सरकार के प्रति अधिक विरोध उत्पन्न हो गया। कई कारण थे। देखिए, पहला क्या कि इसने 1899 में क्या किया कि 1/3 सदस्य कम कर दिए कलकत्ता निगम का, पूर्ण रूप से सरकारी प्रभाव के अधीन बना दिया। 1/3 सदस्य कम कर दिया, यूरोपियनों को बहुमत दे दिया और ठीक 5 वर्ष के बाद 1904 में भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लेकर के ये आया और उसमें क्या किया कि इससे प्रभुसत्ता को, मतलब विश्वविद्यालय का जो प्रभुसत्ता था उसको समाप्त कर दिया और 1904 में राजकीय सदस्य अधिनियम लागू किया। लेकिन जो सबसे बड़ा कारण हुआ ना 1905 में बंगाल विभाजन, जिसको बंगाल की उभरती हुई राष्ट्रीयता, उस समय बंगाल में सबसे ज़्यादा राष्ट्रीयता उभर रही थी और इसका मकसद यही था कि बंगाल को तोड़ दो और तोड़ करके इसमें जो राष्ट्रीयता की भावना उभर रही है उसको खत्म कर दो। और ये मतलब लोगों के सामने ये रखा गया कि हम बंगाल का विभाजन इसलिए कर रहे हैं कि इतना बड़ा बंगाल है और एक जगह से पूरे बंगाल का नियंत्रण नहीं किया जा सकता। आप ये सोच लीजिए, इस तरह का मत दे करके बंगाल को विभाजित करने का घिनौना काम किया था लॉर्ड कर्जन ने। ठीक है, और इसको समाप्त करने के लिए बहुत सारे आंदोलन किए गए थे और जिसका एक बहुत बड़ा कारण ये था 1909 का इंडियन काउंसिल एक्ट। अब जो आगे मैं आपको बता रहा हूँ वो था विदेशों में भारतीयों का अपमान। विदेशों में भारतीयों का अपमान, विदेशों में भारतीयों का बहुत अपमान हो रहा था, खास करके साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका में बहुत ही अपमानजनक व्यवहार किया जाता था भारतीयों के साथ और इसलिए कि वे कहते थे कि एक दास जाति के लोग हैं और ये वहाँ तो आप जानते हैं गोरा काला का विभेद आज तक मिटा नहीं है और उस समय इस तरह की व्यवस्था लागू थी साउथ अफ्रीका में और जिसके कारण भारतीयों का अपमान होता था। तो भारतीयों के मन में ये भावना आई कि नहीं, अपनी सरकार रहेगी तो कम से कम इज्जत की रोटी तो मिलेगी। तो यहाँ अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध वे हो गए थे और वहीं से वो अंग्रेजों के विरुद्ध षड्यंत्र, यानी कि षड्यंत्र उसको ना कहिए, अपने देश को आज़ाद करने का वो हर तरह का व्यवस्था करते थे।
पांचवा जो है कि विदेशी घटनाओं का प्रभाव, विदेशी घटनाओं का प्रभाव, यह एक बहुत बड़ा कारण था। इस समय विदेश में कुछ ऐसी ऐसी घटनाएं घटी ना, जिससे भारत के राष्ट्रीय आंदोलन पर बहुत ज्यादा प्रभाव डाला। इसमें क्या क्या था? तो 1896 में एक छोटा सा देश अबिसिनिया ने इटली को हरा दिया। 1905 में जापान ने रूस को हरा दिया। इससे क्या हुआ कि यूरोपियों की सर्वोच्चता के जो मतलब एक डींगे हाँकी जाती थी, उसका पोल खुल गया और एशिया वासियों के हृदय में एक नया जागृति उत्पन्न हुई, नवचेतना उत्पन्न हुआ और कि अब हम अपने देश को आज़ाद कर सकते हैं। जब एक छोटा सा देश इतना बड़ा देश को हरा सकता है, तो हम तो बहुत बड़े देश हैं, हम क्यों यहाँ से इन्हें नहीं भगा सकते। अगला जो है कि प्रेस द्वारा प्रचार, प्रेस द्वारा लगातार प्रचार किया जा रहा था। राष्ट्रीय जागरण के उद्भव तथा सुधार की मांग के लिए प्रेस ने हर संभव प्रयास किया। इसको भारतीय दृष्टिकोण से सराहनीय कहा जा सकता है। उस समय केसरी था, काल था, वैभव, न्यू इंडिया, वंदे मातरम, युगांतर, ये सब पत्र थे और इन सब के द्वारा ब्रिटिश साम्राज्यवाद का पर्दाफाश किया जाता था। भारतीयों में नवचेतना जागृत करवाई जाती थी, संदेश फैलाया जाता था देश के प्रति। और इसमें जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते थे, तिलक, बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, ये जैसे उदारवादी नेता जो थे ना, उनका एक ही मकसद था भारतीयों के अंदर देशभक्ति की भावना को जागृत करना और अंग्रेजों की अन्यायपूर्ण नीतियों को जनता के सामने लाना और उनके विरुद्ध में भारतीयों को खड़ा करना। सातवां जो महत्वपूर्ण कारण था, उग्रवाद तथा आतंकवाद। सातवां क्या था? उग्रवाद तथा आतंकवाद। देखिए, सरकार की प्रतिक्रियावादी एवं दमनकारी नीति के कारण क्या था कि नवयुवकों में, जो उस समय के नवयुवक थे, उनमें क्रांति और आतंकवाद की भावना फैली। भारतीयों में यह विश्वास फैल गया कि उदारवादियों की जो ये भिक्षा मांगने की जो नीति है ना, इससे स्वतंत्रता नहीं मिल सकती। सरकार डर गई कि कांग्रेस की बागडोर अगर उग्रवादियों के हाथ में आ गया तो बहुत बुरा हो जाएगा, अतः उसने शासन में सुधार लाना आवश्यक समझा। दूसरी तरफ आतंकवादी संवैधानिक तरीकों में विश्वास बिल्कुल नहीं करने लगे। वो सिर्फ गोली बम की भाषा जानते थे और सिर्फ राजनीतिक षड्यंत्र करते थे इन अंग्रेजों के विरुद्ध में। इससे भी ब्रिटिश सरकार ने इन आतंकवादियों को दबाने के लिए ये एक्ट लेकर के आया था और इससे क्या था कि भाई इनको दबा दो और जो गैर क्रांतिकारी है ना, उनकी बातों को मान करके उनके दिल को जीत लिया जाए और संवैधानिक सुधार करने की बात उनके सामने रखा जाए, ताकि उनकी मांगों को समझ करके हम काम कर रहे हैं। ये अंग्रेजों की मंशा थी, ताकि फूट डाल दिया जाए दोनों के बीच में। अब है कांग्रेस की मांग। ये कांग्रेस की मांग देखिए, 1885 में कांग्रेस की स्थापना होने के बाद कांग्रेस शुरू में तो बहुत कुछ नहीं कर पाई, लेकिन जैसे जैसे इसमें भारतीयों की मतलब एंट्री होने लगी, भारतीयों की मांगों को ये लगातार उठाने लगे। मैंने पीछे भी बताया था, जब 1892 के इंडियन काउंसिल एक्ट के बारे में आपको बताया था, तो मैंने कहा था आपसे कि उसमें भी कांग्रेस ने अपनी मांग रखी थी और इनकी मांग निरंतर बढ़ रही थी। इसमें कहा गया था इस समय कि ऐसा भारत होना चाहिए, भारत में ऐसा शासन होना चाहिए जो भारतीयों के हित में हो। मतलब
कालांतर में ब्रिटिश साम्राज्य के अन्य स्वशासित उपनिवेशों की भांति भारत में सरकार का संगठन होना चाहिए, ये मांग था कांग्रेस का। कांग्रेस अध्यक्ष गोखले थे, उसने यह भी मांग की कि प्रांतीय तथा केंद्रीय विधान परिषदों में सुधार लाया जाना चाहिए। उन्होंने स्वयं भारत सचिव मार्ले से भेंट की थी और कांग्रेस की मांग को उनके समक्ष रखा था। मार्ले ने औपनिवेशिक स्वशासन पर अपनी स्वीकृति नहीं दी, पर उनको न्यायोचित सुधार करने की वचन दिया था। सांप्रदायिकता का विकास, ये 9वां जो कारण था, मैं उसके बारे में बताता हूं आपको कि भारत में राष्ट्रीयता के प्रभाव को रोकने के लिए अंग्रेजों ने फूट डालो और शासन करो की नीति अपनाई। इसके लिए उन्होंने क्या किया, तो मुसलमानों को प्रोत्साहित कर भारतीय राजनीति में सांप्रदायिकता का बीज बोना शुरू कर दिया। 1906 में ढाका में नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क और बकार उल मुल्क द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना की गई थी। लॉर्ड मिंटो के निजी प्रोत्साहन पर आगा खां के नेतृत्व में मुसलमानों का एक शिष्टमंडल वायसराय से मिला और आगामी सुधारों में मुसलमानों के लिए जातीय प्रतिनिधित्व की मांग की। अगर कहा जाए, मैं वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि पाकिस्तान का बीज कहाँ बोया गया, तो यही वो एक्ट था, इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, जहां पर सांप्रदायिकता का विकास करके अंग्रेजों ने भारत के बंटवारे की बीज बो डाली थी। तो मिला था और वो जातीय प्रतिनिधित्व की मांग कर दिया था मुसलमानों ने, ठीक है। उसके बाद लॉर्ड मिंटो ने शिष्टमंडल के सदस्यों का बहुत जबरदस्त स्वागत किया था और उन्हें उनकी मांगों को पूरा करने का आश्वासन दे दिया था। 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी। मैंने बताया कि 1906 में नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिन उल मुल्क और बकार उल मुल्क के द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना कर दी गई थी। तो ये पृथक निर्वाचक मंडल की जो व्यवस्था हुई ना, ये मुस्लिम लीग की मांग के कारण ही ये इसमें दिया गया था और फूट डालो और शासन करो की नीति को क्रियान्वित करने के लिए भी सुधार की आवश्यकता पड़ी थी अंग्रेजों को। यानी अंग्रेज भारतीयों के बारे में इस बार भी नहीं सोच रहे थे। आखिरी कारण था इंग्लैंड में उदारवादी दल का विजय। दिसंबर 1905 में इंग्लैंड में उदारवादियों का मंत्रिमंडल बना। मार्ले द्वारा मार्ले जो हुआ वो भारत का सचिव बना। वह भारतीयों तथा भारतीय समस्याओं से पूर्ण सहानुभूति रखता था। तत्कालिक जो वायसराय मिंटो था वो भी समान विचारधारा का व्यक्ति था। लॉर्ड मिंटो ने कार्यपालिका परिषद की एक समिति का गठन कर उसे सुधार संबंधी प्रस्तावों का प्रारूप तैयार करने के लिए कहा। अंत में एक विधेयक बनाया गया जिसे 1909 में पारित किया गया, जिसे मार्ले मिंटो सुधार के नाम से जाना जाता है। अब मैं इसके आपको प्रावधानों को बताने जा रहा हूं। प्रोविजन इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 की बात करें तो इसमें सबसे पहला था विधान परिषदों के आकार में वृद्धि। इसमें क्या किया गया था कि गवर्नर जनरल के जो विधानमंडल के अतिरिक्त सदस्य थे उनकी संख्या में बढ़ोतरी कर दी गई थी। जैसे केंद्रीय विधानमंडल के अतिरिक्त सदस्यों की संख्या 16 से बढ़ाकर 60 कर दी गई थी। मद्रास, बंगाल, बम्बई के सदस्यों की संख्या 20 से बढ़ा के 50 कर दी गई थी। यूपी की 15 से 60, उसी तरह पंजाब, असम और बर्मा के विधान परिषदों के लिए 30 सदस्यों का प्रावधान रखा गया था। हाँ, पदेन सदस्य इनके अतिरिक्त थे, वो अलग से होते थे। दूसरा है केंद्रीय विधानमंडल में सरकारी बहुमत। तो
प्रत्येक विधानमंडल में 3 प्रकार के सदस्य थे: नामांकित सरकारी सदस्य, अनामांकित गैर सरकारी सदस्य और निर्वाचित सदस्य। ये 3 प्रकार के होते थे। केंद्रीय विधानमंडल में सरकारी सदस्यों को बहुमत रखा गया। विधानमंडल में 69 सदस्य थे, जिनमें से 37 शासकीय सदस्य कर दिया गया और 32 अशासकीय वर्ग के थे। शासकीय में केवल 9 पदेन सदस्य थे, अर्थात गवर्नर जनरल तथा उसके साथ जो कार्यकारी पार्षद थे, समझ गए, और 1 असाधारण सदस्य और 28 सदस्य गवर्नर जनरल के। ये सभी क्या होते थे? मनोनीत होते थे। 32 अशासकीय सदस्यों में से 5 जो थे वो गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत किए जाते थे। मनोनीत समझते हैं ना, कि जैसे एंग्लो इंडियन वाला जो 2 सदस्य होते हैं यहाँ लोकसभा में, उसी तरह से मनोनीत, जो आज हमारे राष्ट्रपति मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को राज्यसभा के लिए, उसी तरह मनोनीत होते थे। ठीक है। शेष जो 27 जो सदस्य होते थे उनको निर्वाचित किया जाता था, मतलब उनका चुनाव किया जाता था। इन निर्वाचित सदस्यों के बारे में कहा गया कि प्रादेशिक अथवा क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व तो भारत में उपयुक्त नहीं है, इसलिए देश में वर्ग और विशेष हितों को प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए। इस प्रकार 1909 के अधिनियम में विभिन्न वर्गों के आधार पर निर्वाचित सदस्यों को स्थान दिया गया। वर्गों के आधार पर, देखिए ये क्वेश्चन आएगा, वर्गों के आधार पर कब निर्वाचन की मांग, निर्वाचन का प्रावधान किया गया, तो आपको बताना पड़ेगा 1909 के अधिनियम के थ्रू। जैसे देखिए कि निर्वाचित सभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या मैं आपको बताता हूँ कैसे थी, कि 5 मुसलमान द्वारा, 6 जमींदार द्वारा, 1 मुसलमान जमींदार द्वारा, 1 बंगाल तथा बंबई वाणिज्यिक मंडल द्वारा और 13 नौ प्रांतीय परिषद के गैर सरकारी निर्वाचित सदस्यों द्वारा। समझिए किस प्रकार से क्लास डिवीजन किया गया। लॉर्ड मिंटो ने प्रांतीय विधान परिषद में गैर सरकारी बहुमत को हानिप्रद नहीं समझा। फिर भी इसका अर्थ चुने हुए सदस्यों को बहुमत नहीं था, क्योंकि इनमें कुछ गैर सरकारी सदस्यों को गवर्नर मनोनीत करता था। इसलिए इस प्रकार हम देखें क्या, कि 47 में से 26 गैर सरकारी थे और इनमें से 21 ही निर्वाचित होते थे, और शेष जो 5 बच गए वो गवर्नर द्वारा मनोनीत होते थे। ये मनोनीत सदस्य हमेशा ही सरकार का पक्ष लेते थे। तीसरा है सांप्रदायिक और पृथक निर्वाचन पद्धति। देखिए इसमें क्या था कि 1909 के अधिनियम द्वारा मुसलमानों के लिए, मैंने पीछे भी आपको बताया था, के लिए पृथक सामुदायिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की गई। ये मुस्लिम लीग के आगा खां का नेतृत्व में जो प्रतिनिधिमंडल मिला था, समझ गए कि नहीं। तो साथ ही मुसलमानों को प्रतिनिधित्व के मामले में विशेष रियायत दी गई। मैंने कहा ना कि पाकिस्तान का बीज यहीं बो दिया गया, समझ गए। उन्हें केंद्रीय एवं प्रांतीय विधान परिषद में जनसंख्या के आधार पर अनुपातिक रूप से अधिक प्रतिनिधित्व भेजने का अधिकार दिया गया। मुस्लिम मतदाताओं के लिए आय की योग्यता को भी हिंदुओं की तुलना में कम रखा गया, यानी फूट डाल दिया था अंग्रेजों ने इस अधिनियम के द्वारा हिंदुओं और मुसलमानों में। विधान परिषद के कार्य क्षेत्र का विस्तार हुआ। विधान परिषद के कार्य क्षेत्र का विस्तार हुआ। इसमें क्या हुआ कि इसके पहले सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं दिया गया था।
वो अधिकार दिया गया। इस अधिनियम द्वारा मूल प्रश्न करने वाले सदस्य को भी पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यानी पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार इसके पहले वाले अधिनियम तक जो नहीं था, इस अधिनियम में दिया गया। इसमें पहला क्या है कि सदस्यों को सार्वजनिक हित संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने एवं मत देने का अधिकार मिला। इसके पहले इन्हें सार्वजनिक हित संबंधी प्रस्ताव पास करने का, प्रस्ताव देने का हक नहीं था, प्रस्तुत करने का, और मत देने का तो बिल्कुल भी अधिकार नहीं था, वो मिल गया। वित्तीय मामलों में परिषद की शक्ति में बढ़ोतरी की गई। वित्तीय मामलों में परिषद के शक्ति में बढ़ोतरी की गई। बजट पर जो गैर सरकारी प्रभाव था उसे बढ़ा दिया गया। सदस्यों को बजट पर विचार करने, बजट संबंधी प्रस्ताव पेश करने तथा राजस्व और व्यय के मूल विषयों पर मत देने का अधिकार दिया गया। इसमें जो प्रावधान जो है वो कार्यकारिणी परिषदों में भारतीयों की नियुक्ति, ये बहुत बड़ा इसका एक प्रावधान का मतलब समझिए कि भारतीयों के लिए ये थोड़ा संतोषजनक प्रावधान था कि कार्यकारिणी परिषद में भारतीयों की नियुक्ति की गई, क्योंकि नियुक्ति की इच्छा व्यक्त की गई थी। परिषदों तथा ब्रिटिश नौकरशाही के विरोध के बावजूद ब्रिटिश मंत्रिमंडल ने इस संबंध में अपनी स्वीकृति दे दी। इसमें दो भारतीयों केजी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, कौन कौन? केजी गुप्ता, और एक थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। तो इस तरह से आप इन दोनों को भारत सचिव के काउंसिल का सदस्य और एक भारतीय थे सत्येंद्र सिंह को गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी परिषद का सदस्य मनोनीत किया गया, जो निसंदेह ही बहुत महत्वपूर्ण कदम था। ऐसा कि मालूम है कि इनका कोई भी तरह का जो एक्ट हुआ, किसी भी तरह का जो एक्ट इन्होंने लाए, इसके पहले भी और ये 1909 भी, उसमें दोष तो होना लाजमी है भारतीयों के पक्ष से। जैसे देखिए, पहला, इसमें अधिकांश भारतीयों तथा उदारवादियों को इससे ठेस पहुंचा। अधिकांश भारतीयों तथा उदारवादियों को इससे ठेस पहुंचा, क्योंकि इसमें क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमान को बांटने का प्रयास किया गया। दूसरा, यह भारतीयों को संतुष्ट नहीं कर सका। क्या संतुष्ट करेगा? जो कल तक साथ बैठ करके काम करते थे उसमें आपस में मतलब दूरी बना दिया इन लोगों ने। फिर क्या? फिर था इन्होंने महिलाओं को शक्ति प्रदान नहीं की, जिससे महिलाओं को जिसकी इच्छा थी। अच्छा, भारतीय जितना चाहते थे स्वायत्तता, उतना इस अधिनियम के द्वारा मिला नहीं। तीसरा, स्वायत्त शासन जो कांग्रेस की मांग थी, उसका कोई प्रावधान अधिनियम में नहीं था। मतलब कि कांग्रेस की मांग को एक तरह से कहें कि सिरे से खारिज तो नहीं, लेकिन हाँ, खारिज ही कर दिया गया। उसके बाद संसदीय प्रणाली एक दिखावा मात्र थी, क्योंकि इसमें ज़्यादा जो थे वो सभी मतलब चापलूसी करने में व्यस्त रहते थे। निर्वाचन प्रणाली भी दोषपूर्ण थी। निर्वाचन प्रणाली दोषपूर्ण होने का मूल कारण यह था कि मतदाताओं की संख्या में कोई वृद्धि नहीं की गई थी। स्त्रियों का मतदान का अधिकार नहीं दिया गया। समझ गए? महिलाओं को मतदान का अधिकार नहीं दिया गया।
सीमित संख्या के मतदाताओं को प्रलोभन तथा अन्य प्रकार से प्रभावित करना सरल था। उन्हें प्रलोभन दे करके मेरे पक्ष में वोट करो, मेरे पक्ष में वोट करो, यही होता था। तो इस तरह से इसके इतने सारे दोषों को देखते हुए कहा जा सकता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 भारतीयों के लिहाज से खरा नहीं उतरा था। तो आज यहीं तक, इस वीडियो में यहीं तक। आगे हम लोग आपसे आगे के अधिनियम के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। देखिए, आपको इसमें किसी भी तरह का कमी नजर आता है या कुछ चीज़ें आपको लगती हैं कि छूट गई हैं या कुछ अपना एक ओपिनियन देना चाहते हैं, तो मेरे कमेंट बॉक्स में देखें। और इसके देखने के बाद अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।